गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, लैग्रांज ब्रैकेट। लेट फाई आई एंड साई आई बी टू एन फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्यू एंड पी, देन लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यू पी डिफाइंड एज दिस। क्या कहा उसने, हमारे पास फाई आई और साई आई टू एन फंक्शन है, बिकॉज आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन, तो एन ये और एन ये टोटल कितने फंक्शन हो गए, 2n फंक्शंस। और किन वेरिएबल्स के फंक्शन है, क्यू और पी के। तो अगर हम क्यू और पी की लैग्रांज ब्रैकेट डिफाइंड करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे, यानी कि फाई जे और साई जे का ये जो फंक्शंस हैं इनका जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, क्यू और पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये आपको पता ही है कैसे खुलेगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज ब्रैकेट। और ऑब्वियसली अगर आप पी क्यू की लैग्रांज ब्रैकेट निकालोगे तो ये टर्म आगे पीछे आएंगे, यानी कि यही टर्म माइनस साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस अगर ये इक्वल आती तो हम कहते हैं कि लैग्रांज ब्रैकेट क्या है, सिमेट्रिक है। अब यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ये लैग्रांज ब्रैकेट क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है इस लैग्रांज ब्रैकेट को पॉइसन ब्रैकेट के साथ, ठीक है। पीछे आपने पॉइसन ब्रैकेट भी पढ़ी थी, दोनों में क्या फ़र्क है। कंपेयरिंग द लैग्रांज ब्रैकेट विद पॉइसन ब्रैकेट वी फाइंड दैट इन लैग्रांज ब्रैकेट, अभी आपने लैग्रांज ब्रैकेट पढ़ी, इसमें फंक्शन कितने हैं, फाई आई और साई आई, यानी कि टोटल 2n फंक्शंस है। और कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल है, क्यू और पी। लेकिन पॉइसन ब्रैकेट में क्या था, उल्टा था। फंक्शंस कितने थे, 2 फंक्शन थे, फाई और साई, और वेरिएबल्स कितने थे, 2n वेरिएबल्स थे, क्यू आई और पी आई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, कैनोनिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लैग्रांज ब्रैकेट। क्या बोला है इसने, हमें जो कैनोनिकल कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन का वो निकालना है, लेकिन किसकी टर्म्स में, लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में। वैसे आप पहले किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी उसके लिए आप कंडीशन निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम किसके टर्म्स में करेंगे, लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो इसने यही कहा इस आर्टिकल में हम क्या डिराइव करेंगे, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय 2n इंडिपेंडेंट फंक्शंस। दो आप ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस लेकर चलते थे, क्यू आई टिल्ट 2n फंक्शंस होते थे, क्योंकि फिर से वही आई वेरी करेगा 1 to n। फंक्शन क्या होते थे, क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट। किस किस के फंक्शन होते थे, ये टी क्यू के और पी के, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, वो कंडीशन निकालनी है जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, कैनोनिकल हो। वैसे तो आप वो कंडीशन निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम उसको किसके टर्म्स में निकालेंगे, लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में निकालेंगे। तो आगे देखिए वो क्या कह रहा है, वी नो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन 1 टू बी कैनोनिकल। जानते ही हम पहले से क्या, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। एक जनरेटिंग फंक्शन आया था, एक कांस्टेंट सी आया था, जिसके लिए ये आइडेंटिटी होल्ड कर रही थी। ये कंडीशन आप पीछे निकाल चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 1 जो हम लेकर चले हैं वो कैनोनिकल है, तो ये आइडेंटिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। प्रूव कर ही चुके हो। अब आगे उसने क्या किया, इफ़ वी टेक आर्बिट्रेरी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टी। उसने क्या किया, यहाँ पर तो टी क्या था, आर्बिट्रेरी था। अब उसने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, टी को क्या फिक्स कर दिया, टी टिल्ट, ठीक है। तो अब जब वैल्यू फिक्स हो गई है तो टी में तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं और कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। अब डेल्टा टी 0 हो गया तो इक्वेशन सेकंड में देखो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस जिस टर्म में डेल्टा टी है वो दोनों टर्म हट जाएंगी, क्योंकि डेल्टा टी 0 हो चुका है। तो इक्वेशन सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ ये टर्म बचेगी, समेशन पी आई टिल्ट डेल्टा क्यू आई टिल्ट, और इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे एक टर्म ये बचेगी, सी समेशन पी आई डेल्टा क्यू आई, और एक बचेगी माइनस डेल्टा एफ, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में डेल्टा टी को 0 पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन आई उसको हमने क्या इक्वेशन थर्ड डाल दिया, नंबरिंग दे दी, ठीक है। अभी आगे क्या कह रहा है, बट इक्वेशन 3 डिफाइनिंग द आइडेंटिटी फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली, ठीक है। टाइम को तो हमने फिक्स कर दिया ना, वो टाइम का तो फंक्शन रही ही नहीं। तो इसने यही कहा है कि जो इक्वेशन 3 आई है हमारे पास वो क्या डिफाइन कर रही है, आइडेंटिटी फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइम को एक्सप्लिसिटली कंटेन नहीं कर रही। तो जो क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट फंक्शन थे टी क्यू के पी के, उसमें टी को हमने क्या फिक्स कर दिया, टी टिल्ट, ठीक है। और इसको नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 4। हैंस इक्वेशन 4 डिफाइंस अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद वैलेंस C which is independent of chosen value of t equal to t tilde। ये क्या कह रही है कि इक्वेशन 4 भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ही डिफाइन कर रही है विद सेम वैलेंस के साथ, C के साथ, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है इस t इक्वल टू टी टिल्ट जो वैल्यू हमने चूज़ की है, इससे वो इंडिपेंडेंट है, वो अभी भी कैनोनिकल ही है।
On the other hand, let it is given that all the transformation obtained from 1 by replacing the variable t by various fixed value of t tilde are canonical with one and only same valence c, then defining the function h tilde as this. उसने क्या कहा है कि अगर हम जो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेंड करेंगे हम इक्वेशन 1 से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चले हो, उससे हम जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे टी वेरिएबल को रिप्लेस करके किसी फिक्स वैल्यू टी टिल्ट के साथ, वो तब भी कैनोनिकल ही रहेंगी और सेम वैलेंस सी के साथ ही रहेंगी, यानी कि कॉन्स्टेंट भी चेंज नहीं होगा अगर हम एच टिल्ट को ये डिफाइन कर देते हैं तो। ठीक है, वी गेट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 and 5। ये अब क्या कह रहा है कि हम जो इक्वेशन सेकंड आई थी, यानी कि जो ये कंडीशन आई थी हमारे पास कि ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ये अब क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन सेकंड को भी हम ऑब्टेंड कर सकते हैं। किससे? जब हमने टी को टी टिल्ट फिक्स कर दिया। ठीक है, जब वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो जो इक्वेशन आई है थर्ड इक्वेशन, उससे और इस एच टिल्ट की हेल्प से हम इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब ये देखिए, आप जो इक्वेशन फिफ्थ आई है उसको आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 5 को डेल्टा टी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या करना है? इस थर्ड में से माइनस करना है, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन ही आ जाएगी। देखो, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में चेंज क्या है? इसमें माइनस एच टिल्ट डेल्टा टी ही तो है। ठीक है, तो हमने एच टिल्ट को इस तरीके से डिफाइन किया कि उस एच टिल्ट को जब हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। क्या करना है आपको? पहले हमने इक्वेशन ये सेकंड लिखी, ये इक्वेशन थर्ड लिखी और ये इक्वेशन फिफ्थ लिखी जो एच टिल्ट आया। ठीक है, इस एच टिल्ट को पहले मैंने डेल्टा टी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस थर्ड में से इस इक्वेशन को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में जो जो टर्म आपको चाहिए पहले वो इकट्ठी कर ली। क्या चाहिए थी? सी के साथ जो सी की टर्म्स थी वो इकट्ठी कर ली हमने। ठीक है, तो अब सी की 2 टर्म थी, एक ये और एक ये, इन दोनों को कंबाइन कर लिया और सी को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, और एक क्या चाहिए था ऊपर? डेल्टा एफ, तो एक माइनस डेल्टा एफ साथ में लिख लिया। अब जो बाकी टर्म बची वो मैंने बाद में लिख ली। 2 टर्म कौन सी बची आपके पास? एक तो ये टर्म बची और एक आपके पास ये टर्म बची, ये दोनों टर्म लिख ली यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? इस टर्म को तो रखो एज इट इज़, इसमें पी आई टिल्ट की वैल्यू पुट कर दो। पी आई टिल्ट की वैल्यू क्या थी? माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू आई टिल्ट। ठीक है, तो कर्ल क्यू आई टिल्ट से कर्ल क्यू आई टिल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी, माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल टी डेल्टा टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होके क्या आ जाएंगी? 0। तो आपके पास सिर्फ यही टर्म बचेगी राइट हैंड साइड में जो आपको चाहिए थी। तो हमने इनसे इक्वेशन सेकेंड वापस ले आए हम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती तब भी हमारे पास सेम यही रहेगी कंडीशन। देखिए अभी आके बताएगा क्या? दस वी फाइंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन 1 दैट डिपेंड्स ऑन टाइम t इज कैनोनिकल। ठीक है, दस फॉर द टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ऑल द टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस obtained from 1 by replacing t with an arbitrary value of t tilt be canonical with one and the same valence c। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो टाइम पे डिपेंड कर रही थी वो कैनोनिकल थी। ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम t को रिप्लेस कर दें टी टिल्ट से, यानी कि टी की किसी फिक्स वैल्यू से, तब भी वो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या रहेंगी? कैनोनिकल रहेंगी, सेम वैलेंस सी के साथ। ठीक है, फॉर दिस रीजन, इसी वजह से व्हेन एस्टेब्लिशिंग द टेस्ट फॉर कैनोनिकल कैरेक्टर, अब जो हम कैनोनिकल कैरेक्टर के लिए टेस्ट जो मतलब जो आर्टिकल अब हम कर रहे हैं, वी कैन कन्फाइन आवर सेल्व्स टू द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट कंटेन टाइम वेरिएबल टी एक्सप्लिसिटली। वो क्या कह रहा है? इसी वजह से कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, हम क्या करेंगे? हम जो टेस्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं कैनोनिकल कैरेक्टर का, उसमें हमने क्या कर दिया? अपने आप को कन्फाइन कर लिया कहाँ तक?
टू द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट कंटेन टाइम टी एक्सप्लिसिटली। पहले हम जो लेकर चले थे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 से, वो टाइम पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। लेकिन हमने अब करके देखा कि टी को टी टिल्ड से बेशक से फिक्स वैल्यू से रिप्लेस कर दे कि वो टाइम पे डिपेंड ना कर रही हो, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, इस आर्टिकल को इस तरीके से करेंगे कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है हम लेकर चलेंगे कि वो टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब जो क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट थे, अब वो टी के फंक्शन नहीं रहेंगे, है ना। अब वो सिर्फ किसके फंक्शन रहेंगे, क्यू के और पी के। वहाँ से टी हमने हटा दिया। विद ये कंडीशन होती थी कि ये जैकोबियन नॉन जीरो आता था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। सो फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इक्वेशन 6 to 8 द आइडेंटिटी 2 बिकम्स। अब क्या किया इसने, जो आपके पास आइडेंटिटी 2 थी उसमें हम क्या करेंगे, अब वो टी का फंक्शन तो है ही नहीं, टी का फंक्शन नहीं है तो यहाँ से ये भी हट गया और ये भी हट गया। लेकिन एफ पहले तो टी का फंक्शन था ना, एफ किसका फंक्शन था, टी क्यू आई पी आई का। लेकिन अब जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो टी पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ क्यू के और पी के का फंक्शन होगा। तो जो नया फंक्शन आएगा उसको हमने के से डिनोट किया है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में जो टी वाली टर्म थी उनको हटा दो, तो आपके पास एक तो ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। वेरिएबल आई की जगह के ले लिया और जो फंक्शन था अब उसको नया नाम सॉरी के नहीं के डैश से रिप्लेस कर दिया। डेल्टा एफ की जगह अब क्या आ गया, डेल्टा के डैश। और अब ये सिर्फ क्यू के और पी के का फंक्शन है, टाइम का नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 6 डेल्टा क्यू के टिल्ट की वैल्यू निकाल के इसमें हम पुट करेंगे। तो पहले डेल्टा क्यू के टिल्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 इक्वेशन से देखिए, 6 इक्वेशन से जो क्यू आई टिल्ट है वो सिर्फ क्यू के और पी के का ही फंक्शन है। तो डेल्टा क्यू के टिल्ट जब आप निकालोगे तो एक बार क्यू आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एक बार पी आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये काम आप पहले भी बहुत बार कर चुके हो। अब ये वैल्यू निकाल के इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, समेशन जो आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n था उसको बाहर निकाला और के वाली टर्म इकट्ठी कर ली। तो अंदर बचेगा समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी के टिल्ट, फिर ये टर्म कर्ल क्यू के टिल्ट बाय कर्ल क्यू आई और डेल्टा क्यू आई, ठीक है। फिर डेल्टा क्यू आई इससे बाहर आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ आएगी, ठीक है। प्लस फिर दूसरी ब्रैकेट ली हमने समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ब्रैकेट में रखा समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n, टर्म क्या आएगी, पी के टिल्ट मल्टीप्लाई होगा इससे तो कर्ल क्यू के टिल्ट बाय कर्ल पी आई और डेल्टा पी आई को बाहर रखा ब्रैकेट से, ठीक है। और इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ रखी हमने। अब उसके बाद हमने नए फंक्शन डिफाइन किए, कैपिटल फाई आई और कैपिटल साई आई। किस तरीके से किए, कैपिटल फाई आई को हमने रखा समेशन पी के टिल्ट कर्ल क्यू के टिल्ट बाय कर्ल क्यू आई माइनस सी पी आई, और कैपिटल साई आई को क्या रखा, समेशन पी के टिल्ट कर्ल क्यू के टिल्ट बाय कर्ल पी आई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ कीजिए आप इस इक्वेशन में। तो देखिए पहले मैं कैपिटल फाई आई रखूँगी, इसमें भी डेल्टा क्यू आई है और इसमें भी डेल्टा एक तरीके से क्यू आई है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स को कॉमन निकाल दो, तो आपके पास जो अंदर टर्म बचेगी वो अंदर टर्म यही बचेगी, ठीक है। जैसे ही आप इसमें से डेल्टा क्यू आई को कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास टर्म बचेगी पी। बस इस समेशन को के की जगह आप एक तरीके से आई पे ले सकते हो, क्योंकि के भी 1 to n वेरी कर रहा है और आई भी 1 to n वेरी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ये उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा। डेल्टा क्यू आई बाहर निकाल दिया, अंदर ये टर्म क्या बन जाएगी, कैपिटल फाई आई डेल्टा क्यू आई। ऐसे ये टर्म देखिए ये बन जाएगी कैपिटल साई आई इंटू डेल्टा पी आई, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा, माइनस डेल्टा के डैश, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो ये इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो गई है, समेशन कैपिटल फाई आई डेल्टा क्यू आई प्लस समेशन कैपिटल साई आई डेल्टा पी आई, और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचा, माइनस डेल्टा के डैश, ठीक है। सो द कंडीशन दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 13 इज डिफरेंशिएबल आर। अब जब आप ये लिखते थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशिएबल कब होती थी, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल जब कर्ल एम बाय कर्ल वाई किसके इक्वल आता था, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स के। तो पहले मैं यही टर्म ले रही हूँ, जैसे इस समेशन को मैं खोल लूँगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको फाई 1 डेल्टा क्यू 1, 2 के लिए खोल के दिखा रही हूँ पहले, प्लस फाई 2 डेल्टा क्यू 2। अब ये कंडीशन लगाओ तो वो क्या आ जाएगा, एक बार आएगा कर्ल फाई 1 बाय कर्ल क्यू 2
और इक्वल आएगा कर्ल फाई 2 बाय कर्ल Q1। इसी तरीके से आएगा ना अपोजिट इंडेक्स के साथ। तो इस समेशन को मैं एज ए इनका सम ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ पहले हर एक टर्म पे अलग से लगाऊंगी। तो ये डिफरेंशिएबल कब होंगी, जब कर्ल फाई आई बाय कर्ल क्यू के किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल फाई के बाय कर्ल क्यू आई के। ठीक है, सेम काम आपको कैपिटल साई आई के साथ करना है। फिर अब इसको मान लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ से आ जाएगी कर्ल फाई आई बाय कर्ल पी के और इक्वल टू कर्ल साई आई बाय कर्ल क्यू आई। ठीक है, साई के बाय कर्ल क्यू आई, कैपिटल फाई और कैपिटल साई यहाँ पर है। अब क्या करो, ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई कब, जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 11 और 12 में आपने कैपिटल फाई आई और कैपिटल साई आई की वैल्यू ली थी, अज्यूम की थी, उनको यहाँ पर पुट कर दो। तो जब यहाँ पर आप पुट करोगे उनकी वैल्यू तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। पहले मैं ये टर्म लिख के दिखा रही हूँ, कर्ल फाई आई बाय कर्ल क्यू के। आप लोगों को खुद करना है, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। इसका डेरिवेटिव आपको कर्ल क्यू के रिस्पेक्ट में करना है। किसका, कर्ल फाई आई का किसके रिस्पेक्ट में करना है, कर्ल क्यू के रिस्पेक्ट में करना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे आप, जब इसका डेरिवेटिव करोगे कर्ल फाई आई का कर्ल क्यू के रिस्पेक्ट में, तो एक काम तो ये करना कि क्यू के इंडेक्स सेम हो जाएगा। तो पहले आप इस इक्वेशन में के की जगह जे रिप्लेस कर देना। आई को तो आई रखना क्योंकि फाई आई का डेरिवेटिव कर रहे हो, इस के की जगह जे ले लेना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर आपको इसका डेरिवेटिव करना है क्यू के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे कर्ल पी जे बाय कर्ल क्यू के और ये टर्म एज इट इज़, फिर प्लस ये टर्म एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, और ये क्यू के का फंक्शन है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर आपको इसको भी साइड ही ले आना, माइनस कर्ल फाई के बाय कर्ल क्यू आई। अब की बार आई की जगह आप आई को किससे रिप्लेस करोगे, के से, और इसको जे से ही करना है जैसे पहले बताया था। और फिर कर्ल फाई के बाय कर्ल क्या निकालना था आपको, कर्ल फाई के बाय कर्ल क्यू आई। फिर आप कर्ल क्यू आई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर से इस पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे और इसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो क्या होगा जब इन पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इन दोनों की जो सेकंड टर्म आएगी जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपकी, क्योंकि वो माइनस साइन के साथ आएगी और सेम टर्म बनेंगे। आप करके देख सकते हो, वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास यही टर्म बचेगी। ठीक है, क्या, कर्ल क्यू जे बाय कर्ल क्यू आई ये टर्म एज इट इज़, और कर्ल पी जे बाय कर्ल क्यू के ये टर्म, और ऐसे ही सेकंड वाली इससे बनेगी। फर्स्ट टर्म बचेगी, सेकंड कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यही काम फिर आपको इसके साथ करना है। ठीक है, साई आई को पी के रिस्पेक्ट में करना। फिर से जो यहाँ पर के था उसको पहले आप जे से चेंज कर लेना और फिर इसका डेरिवेटिव आपको करना है। जब साई आई लोगे तो आई को आई रखना है, और जब साई के लोगे तो आई को किससे रिप्लेस कर देना है, के से। तो इनका डेरिवेटिव इसी तरीके से करना है जैसे मैंने ये बताया। ठीक है, फिर ये जब ये डेरिवेटिव आप करोगे, इनमें तो क्या हो रहा था, जब आप इसका डेरिवेटिव जब मैंने आपको करके बताया तो इसमें तो क्या हो रहा था, इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा था हर बार, क्योंकि ये पी आई की टर्म है और डेरिवेटिव हम क्यू आई और क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। लेकिन अब की बार डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में है, तो जब आप कर्ल फाई आई बाय कर्ल पी के निकालोगे इस बार, तो आपके पास क्या होगा, जब पी के में के और आई सेम हो जाएगा उस केस में तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि पी आई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो बाकी तो ये डेरिवेटिव वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया, और इसका डेरिवेटिव जब आई और के सेम होंगे तो 1 आएगा, मतलब ये टर्म सी के इक्वल आएगी, अदरवाइज 0 होगा। तो हमने क्या किया, बाकी सारा तो डेरिवेटिव वैसे ही करना है जैसे मैंने ये बताया, और साथ में ये सी डेल्टा ई के टर्म क्यों आई मैंने आपको बता दी। डेल्टा ई के क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन टेंसर, कि आई और के सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। और हमारा डेरिवेटिव भी तो ऐसे ही आ रहा था सी के साथ, उसकी वैल्यू 1 आ रही थी जब हम पी आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, यानी कि आई को के इक्वल रख रहे थे, अदरवाइज 0 आ रही थी, तो उसको हमने डेल्टा ई के पुट कर दिया। तो हमारी ये जो 3 इक्वेशन ऊपर थी ये अब वैल्यू पुट करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, अब ये आप इसको लैग्रांज ब्रैकेट में कन्वर्ट करो। जो फर्स्ट टर्म में देखिए वो लैग्रांज ब्रैकेट किसकी बन गई है, क्यू आई और क्यू के की, है ना।
और ये किसकी बन गई है, पी आई और पी के की, और ये किसकी बन गई है, क्यू आई और पी के की। तो इन तीनों को हमने लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में लिख लिया। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, जो इक्वेशन आ गई, ये एक्सप्रेस करिए है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन 6 एंड 7 टू बी कैनोनिकल, लेकिन किसके टर्म्स में, लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में। ठीक है।